चाहे मास हो या क्लास, साउथ की फिल्में हिंदी भाषिकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। वैसे ही अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म ने भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिस वजह से आपको नई मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस तुरंत मिल सके। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता है कि जो इंडिया में ही पाई जाती है और जर्मनी में इसे एक्सपोर्ट कर हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये लाल चंदन की लकड़ियां दुनिया में इंडिया के सिवा कहीं और पर पाई नहीं जाती, मगर उसकी स्मगलिंग करने में जान का भी खतरा है। मूवी के अगले सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस लगी थी। तभी एंट्री हो जाती है पुष्पा राज की, यानी कि पुष्पा की, हमारे अल्लू अर्जुन की। और यहाँ पर पुष्पा उन्हें 10,000 रिश्वत देने की बात करता है कि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और फिर बाद में पुष्पा उन्हें 50,000 रुपए देने के लिए भी राजी हो जाता है। मगर उस पर भी पुलिस जब नहीं मानती तो अब यहाँ पर पुष्पा बोलता है कि वो उन्हें 1 लाख रुपए तक देगा। मगर पुलिस अभी भी उसे घसीटता हुआ ले जा रही थी, लेकिन तभी वो कहता है कि वो सबको 1-1 लाख रुपए देगा, यानी कि हर एक पुलिस वाले को। उस पर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और वो उसे 1 लाख रुपए देकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। पुष्पा एक मामूली सा मजदूर है जो कि पैसे कमाने के लिए कोई भी काम कर सकता है और ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो हर एक काम के लिए हरदम तैयार रहता है। उसका एक करीबी दोस्त है जिसका नाम है कटलेट। आज उन्हें एक रिस्की काम पर जाना था। वही लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करने के लिए जाना था, जिसके बदले उन्हें दिन के 1,000 रुपए मिलने वाले थे, मगर इसके बदले उन्हें पुलिस के हाथों पकड़े जाने का भी खतरा था। अगले सीन में पुलिस वाले की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है गोविंद। उसे ऐसे स्मगलरों को पकड़ने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसी वजह से वो यहाँ पर मजदूरों के बीच में उन लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग के लिए रोकने आ जाता है। पुलिस वालों की आवाज सुनने के बाद तभी पुष्पा चौकन्ना होकर उन लकड़ियों को छुपा देता है। जब यहाँ पर गोविंद आता है तो उसे यहाँ पर लकड़ियां नजर नहीं आती। वो पुष्पा से बार बार पूछता है कि उसने लकड़ियां कहाँ पर छुपाई है, लेकिन उसे यहाँ पर लकड़ियां मिलती ही नहीं। तो यहाँ पर पुष्पा उसे बहुत ही एटीट्यूड में जवाब देता है कि तुम चंद ही पुलिस वाले हो और हम 60 मजदूर है, इसमें भलाई तुम्हारी ही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। खैर गोविंद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन असल में अब बात तो ये है कि पुष्पा ने उन लकड़ियों को आखिर रखा कहाँ था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुष्पा ने उन लकड़ियों को बहुत ही खामी से उन्हीं लाल चंदन की पेड़ों पर लटका दिया था, जिस वजह से यहाँ पर किसी का शक जाना तो मुमकिन ही नहीं था। काफी दिनों तक ऐसी ही स्मगलिंग चलती रही। गोविंद यहाँ पर इसीलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं थी, लेकिन एक दिन वो पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और जब उनका ट्रक वो पकड़ने ही वाला था तभी पुष्पा उसी ट्रक को लेकर भागने लगता है। उसके पीछे अब पुलिस वाले भी लगे थे, साथ ही में गोविंद बहुत ही गुस्से में था कि वो इस बार तो पुष्पा को पकड़ ही लेगा। अब यहाँ पर वो पुष्पा को तो पकड़ लेते हैं, मगर पुष्पा का ट्रक अभी गायब था। पुष्पा को वो पुलिस स्टेशन ले जाकर उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करते हैं, लेकिन मजाल है पुष्पा ने एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला हो। उसे मारते मारते पुलिस वालों के हाथ दर्द करने लगे थे, लेकिन पुष्पा उफ तक नहीं करता और ट्रक के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता। पुष्पा की बोलती कभी बंद नहीं हुआ करती थी, मगर उसके पिताजी की जब बात निकलती तो उसका बहुत ज्यादा खून खौलने लगता। असल में यहाँ पर पुष्पा की फ्लैशबैक में एक स्टोरी दिखाई जाती है कि पुष्पा की माँ और उसके पिताजी एक दूसरे से प्यार करते थे। बाद में जब उन्हें पुष्पा हुआ तो उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए। उस वजह से पुष्पा की माँ ने उसे ही संभाला था और इसी वजह से पुष्पा को अपने पिताजी का बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि पुष्पा की माँ ने ऐसे आदमी से प्यार किया जो उससे प्यार ही नहीं करता था। और उसी वजह से पुष्पा को सारी दुनिया अब नाजायज समझती थी क्योंकि उसके माता पिता की कभी शादी ही नहीं हुई थी। अगले सीन में हमें एक वैन को देखते हैं जिसमें से कोंडा रेड्डी की गैंग बाहर निकलती है। जॉली रेड्डी, जिसे शबाब और कबाब के अलावा किसी और से मतलब नहीं था। दूसरे नंबर पर है जग्गा रेड्डी और वही स्मगलिंग का सारा काम संभालता है। और तीसरा आदमी है कोंडा रेड्डी, जो कि इन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई है और ये स्मगलिंग का लीडर है। असल में ये सारी लकड़ियों की स्मगलिंग यही तीनों करते थे और इन्हीं के लिए पुष्पा भी काम किया करता था। तभी इस कोंडा रेड्डी के गैंग को पता चलता है कि पुष्पा नाम का आदमी है जिसने अब तक अपना मुंह नहीं खोला पुलिस वालों के सामने। उस वजह से वो पुष्पा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और पुष्पा के पास जाकर पूछते हैं कि वो लाल चंदन का ट्रक कहाँ पर छुपाया है। उसके बदले पुष्पा उन्हें 5 लाख रुपए मांगता है, जिस पर कोंडा रेड्डी मान भी जाता है। बाहर निकलते ही कोंडा रेड्डी की गैंग उसे अपने वैन में नहीं बिठाती। उसी वजह से पुष्पा इसी एटीट्यूड में उन्हें 5 लाख रुपए की एक दूसरी वैन खरीद लेता है। कोंडा रेड्डी अपने आदमियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि अब उनकी यह लकड़ियों का माल पुलिस वालों के हाथ लगने लगा था। तो पुष्पा उसे एक प्लान कहता है कि अगर वो उनके प्लान के मुताबिक चलेंगे तो लाल चंदन की लकड़ियों को कोई जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा। कोंडा रेड्डी जब पुष्पा का प्लान सुनता है तो वो पुष्पा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अब वो स्मगलिंग का सारा काम पुष्पा के हाथ दे देता है। अब वो दूध के टैंकर में उन लकड़ियों को छुपा कर चेन्नई को भेज रहा था।
गोविंद भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहा था और उसी वजह से गोविंद को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पुष्पा क्या कर रहा है, जिस वजह से वो लकड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब कहानी में एंट्री होती है अपनी रश्मिका मंडेला की, यानी कि श्रीवल्ली की, जो कि उन्हीं के गांव में रहने वाली एक लड़की है। उसे देखते ही पुष्पा को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और उसी वजह वो श्रीवल्ली के पीछे दिन भर लगा रहता है, लेकिन श्रीवल्ली उसकी तरफ एक नजर तक नहीं देखती। लेकिन एक दिन श्रीवल्ली और उसकी जब फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए थिएटर में जाती है तो उनके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तभी वहाँ पर कटलेट आ जाता है जो कि पुष्पा का दोस्त है। तो वो उसे बोलता है कि 1000 रुपए रखो और उसके बदले तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार पुष्पा की तरफ देखकर हंसना होगा। उसी वजह से अगले ही दिन एक मंदिर के पास पुष्पा को वो देखकर हंसती है और इसी वजह से पुष्पा भी उसे डायरेक्ट बात करने आ जाता है। वो अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि तभी पुष्पा को श्रीवल्ली बताती है कि कटलेट ने उसे 1000 रुपए दिए थे, उस वजह से वो हंसने लगी थी और उसी वजह से उसके हंसने का दूसरा कोई मतलब नहीं था। जब पुष्पा को कटलेट की ये बात पता चलती है तो वो कटलेट को जाकर बहुत ज्यादा धोता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मूवी के अगले सीन में एक मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मंगल सीनू। दरअसल कोंडा की गैंग सारी मंगल सीनू के अंडर ही काम किया करती थी। अब एक काम के दरमियान मंगल सीनू कोंडा रेड्डी से मिलने आ जाता है और काम यह था कि उसके पास लाल चंदन की लकड़ियों को रखने के लिए जगह नहीं थी और उसी वजह से उसे कोंडा रेड्डी के इलाके में ही अब इन लकड़ियों को छुपाना था। लेकिन अब उसे ऐसी इंसान की जरूरत थी जो कि इन लकड़ियों की सही से हिफाजत कर सके। इस काम के लिए कोंडा रेड्डी की नजरों में पुष्पा के अलावा कोई नहीं था, उस वजह से ये काम भी पुष्पा को ही मिल जाता है। लेकिन अब इस अड्डे के बारे में पुलिस वालों को खबर लग जाती है। यहाँ पर चेकिंग करने के लिए पुलिस तो आ जाती है, लेकिन उससे ही पहले पुष्पा ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाकर उन लकड़ियों को पहले ही छुपा दिया था। तो पुलिस वाले पुष्पा को बहुत पूछताछ करते हैं कि वो लकड़ियां आखिर उसने कहाँ पर रखी। असल में पुष्पा ने उन सारी लकड़ियों को नदी पे फेंक दिया था, जिस वजह से वो तैरती हुई जब उस डैम के पास पहुंच जाएगी तो वहां पर कटलेट पहुंचकर उन लकड़ियों को बचाएगा। और पुष्पा ने कटलेट को ये काम दिया था कि वो लकड़ियों को बचाए और बाहर लाकर रखे। थोड़ी देर बाद में अब पुष्पा कोंडा रेड्डी से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि हम मंगल सीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं, बल्कि वो तो हमें इन लकड़ियों के बदले बहुत ही कम पैसे देता है। इस पर कोंडा रेड्डी उसे जवाब देता है कि 1 टन लकड़ी का हमें यहाँ पर 25 लाख मिलता है और मंगल सीनू वही लकड़ियाँ 1 करोड़ में बेच देता है। इसलिए पुष्पा का कहना ये था कि कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए। जिस पर कोंडा रेड्डी यह कहता है कि तू खुद ही जाकर मंगल सीनू से बात कर ले और अगर वो मंगल सीनू ये बात को मान लेता है तो आधे आधे पैसे हम बांट लेंगे। पुष्पा अगले ही सीन में मंगल सीनू के घर पर पहुंच जाता है और डायरेक्टली उसके सामने जाकर 50 लाख रुपए की बात करता है कि अगर उन्होंने 50 लाख रुपए उन्हें नहीं दिए तो वो डायरेक्टली चेन्नई तक उसका माल पहुंचाएगा। तो मंगल सीनू उसे जवाब देता है कि चेन्नई तक इस माल को पहुंचाने में उसे 15 चेक पोस्ट पार करने होते हैं और उसी वजह से बहुत सारे पैसे उसे पुलिस वालों को खिलाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पा उसे बोलता है कि ये तो काम वह भी कर सकता है, फिर भी बहुत सारा पैसा बाकी रहता है। मगर मंगल सीनू उसकी कोई भी बात नहीं मानता। तो अगले ही सीन में पुष्पा मंगल सीनू के फोन से ही मुर्गन नाम के एक चेन्नई के लीडर से बात करता है कि अब उन लाल चंदन की लकड़ियों का सारा माल वो डायरेक्ट वहाँ पर पोस्ट करेगा, ना कि मंगल सीनू के हाथों से। और उसके बदले उसे मंगल सीनू को जैसे 1 करोड़ रुपए मिलते थे वैसे ही पुष्पा को 1 करोड़ रुपए उसे देना होगा। जाहिर ही है कि मंगल सीनू को उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मंगल सीनू के आदमी अब पुष्पा को मारने ही वाले थे, उससे पहले ही यहाँ पर हमें जबरदस्त फाइट नजर आती है जिसमें पुष्पा उन्हें ही धो डालता है। अगले सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि चेन्नई तक पहुंच चुका था मुर्गन से बात करने डायरेक्टली। यहाँ पर पुष्पा उसे बताता है कि वो लाल चंदन की लकड़ियों का सारा माल अब वही यहाँ तक पहुंचाएगा। अब कोंडा रेड्डी को ये सब जब बात सुनाता है तब कोंडा रेड्डी को उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने मंगल सीनू को पीछे छोड़कर डायरेक्टली सारा माल वहां तक पहुंचाने की बात की। मगर पुष्पा उसे कहता है कि मंगल सीनू तो हमें 25 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हम डायरेक्ट माल भेजकर 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं और उसी वजह से कोंडा रेड्डी भी उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में हम श्रीवल्ली के फादर को देखते हैं जिसे जॉली रेड्डी ने पकड़ के बहुत ज्यादा मारा था। दरअसल श्रीवल्ली के फादर ने कुछ बातें लीक की थी लाल चंदन की लकड़ियों के बारे में। तभी वहां पर श्रीवल्ली जब पहुंचती है तो वो श्रीवल्ली को बहुत गंदी नजर से देखता है और उसे बोलता है कि वो अगर एक रात उसके साथ बिताएगी तो उसके बदले में वो उसके पिताजी को छोड़ देगी। यह बात लेकर श्रीवल्ली पुष्पा के पास जब पहुंच जाती है तो वो अपने प्यार का इजहार भी करती है और तभी पुष्पा जॉली रेड्डी के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत ज्यादा धोता है। उसकी हालत अब इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि वो खुद ही अपने फादर को नहीं बता पा रहा था कि उसका यह हाल किसने किया। मगर एक दिन कटलेट और पुष्पा उसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी कोंडा रेड्डी उसकी बातें सुन लेता है। तब उसे पता चल जाता है कि जॉली रेड्डी को पुष्पा ने ही मारा था। मगर पुष्पा और कटलेट को ये बात पता नहीं थी कि कोंडा रेड्डी ने उनकी बातें सुन ली है। अगले सीन में हम यह देखते हैं कि अब कोंडा रेड्डी को उसका गुस्सा आ ही रहा था तो वो पुष्पा को कैद कर लेता है। उसके मुंह को भी वो ढक लेते हैं और उस पर कोंडा रेड्डी अब उसे गोली चलाकर उसे मार ही डालने वाला
वाला था कि तभी कोंडा रेड्डी पर ही कोई दूसरा ही गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल वो गोली चलाई थी मंगल सीनू के साले ने। वहाँ पर हमें एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है जिसमें पुष्पा सभी को मार देता है, मगर यहाँ पर वो जग्गा रेड्डी को बचा लेता है क्योंकि वो अब उसका बिजनेस पार्टनर जो था। अब जब मंगल सीनू को यह बात पता चलती है कि उसके साले को पुष्पा ने मार डाला है तो तभी वो अगले ही दिन एमएलए के साथ बैठक करवाता है और एमएलए पुष्पा के सामने यह बोलता है कि सारी गलती सर इस मंगल सीनू की ही है। दरअसल हमने उन लकड़ियों के बदले में ज्यादा पैसे मांगे थे, लेकिन मंगल सीनू ने हमें बहुत कम पैसा दिया, जबकि इन लकड़ियों की कीमत करोड़ों में है। साथ ही में पुष्पा यह भी मशवरा देता है कि इन लकड़ियों को हमें हर एक कोने में पहुंचाना चाहिए और इंडिया के जब हर एक कोने में यह लकड़ियां पहुंचेगी तो हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यह लकड़ियां कहीं और पर नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जमीन में ही इसे पाया जा सकता है। एमएलए पुष्पा की यह बात सुनने के बाद पुष्पा से काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है और उसी वजह से अब पुष्पा को वो सिंडिकेट का लीडर भी बना देता है और कहता है कि अब पुष्पा के अंडर में ही सब काम होगा। तो अब लकड़ियों का काम बहुत ही तेजी से शुरू हो चुका था और इंडिया के कोने कोने में यह लकड़ियां पहुंचने लगी थी, जिससे पुष्पा बहुत ही बड़ा आदमी हो चुका था और अब पुष्पा के टक्कर में भी कोई नहीं था। तभी एंट्री हो जाती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि एक जाना माना पुलिस ऑफिसर है जिसने पुष्पा की तरह कई क्रिमिनल्स को पकड़ा था। फाइनली अब वो दिन आ ही गया था जब पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी होने वाली थी। शादी का कार्ड देने के लिए वो भंवर सिंह शेखावत के पास भी पहुंच जाता है। कार्ड के साथ साथ पुष्पा उन्हें 1 करोड़ रुपए की रिश्वत भी देता है कि हर महीने उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पर पुष्पा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, मगर पुष्पा अभी भी शांत था और वो भंवर सिंह की बातें ही सुन रहा था। मानो पुष्पा तो भंवर सिंह के हाथों की कठपुतली ही बन चुका था। आज पुष्पा की शादी थी और पुष्पा ही शादी से गायब था, मगर पुष्पा तो हमें यहाँ पर भंवर सिंह के साथ नजर आता है जो कि उसकी शादी का जश्न मना रहे थे। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात दिखाने लगता है। उसने उसकी इज्जत जिस तरह से उतारी थी वो अब तक वो भूला नहीं। पुष्पा उसे यह कहता है कि अब तक वह इसी बात से चुप था क्योंकि उसकी माँ खुश थी, उसकी शादी जो हो रही थी, मगर आज उसकी शादी है और आज वो भंवर सिंह शेखावत को दिखाएगा कि उसकी औकात क्या है। भंवर सिंह को भी पुष्पा का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। घर पर पहुंचते ही सबसे पहले वो पुष्पा ने दिए हुए सारे रुपए को जला देता है, यानी कि पुष्पा ने अब अपने टक्कर का एक दुश्मन बना लिया था। फिल्म के लास्ट सीन में हम पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी को होते हुए देखते हैं और यहीं पर पुष्पा नाम की फिल्म खत्म हो जाती है। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।